हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, जो कि आप अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी कुछ पढ़ चुके हो कि केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू यूनिट, न्यू चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। मैं हूं विक्की नारंग, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल 3D क्लासेस पे। केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग में जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो केमिकल बॉन्ड ही है कि केमिकल बॉन्ड एक्चुअल में होते क्या है। आपने देखा होगा कि किसी भी बॉन्ड को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में ये लाइन होती क्या है? ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो दो एटम को आपस में बांध के रखती है, आपस में खींच के रखती है। मतलब इन दो एटम को आपस में जो जुड़े हुए हैं वही क्या है? केमिकल बॉन्ड है। और ये केमिकल बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। मेनली ये 4 टाइप्स के होते हैं। अगर हम बात करें केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन की, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, नोट करें। This force which holds the atom together within a molecule is called a chemical bond. इन दोनों एटम को जो आपस में बांधे हुए उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और केमिकल बॉन्ड एक्चुअल में एक फोर्स होती है जो दोनों एटम को आपस में जोड़ के रखती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो बॉन्ड है ये बनते क्यों हैं और इनमें अट्रैक्शन होती क्यों है, क्यों ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी शेयरिंग होती है या इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है? क्योंकि जो ये एटम होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, और अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो ये दूसरे किसी एटम से शेयरिंग करेंगे, या इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, या इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, मींस ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का। तो इन्हीं के कारण मतलब अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स या तो ट्रांसफर होते हैं या इनके शेयरिंग होते हैं, या हम कह सकते हैं ये आपस में बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट बॉन्ड है वो है आयनिक बॉन्ड। ये आपने अपने प्रीवियस क्लास 10th में या 9th में भी स्टडी किया होगा, लेकिन आज जो आप करोगे एक्चुअल में आयनिक बॉन्ड है क्या वो नोट करें। क्या है आयनिक बॉन्ड और कैसे ये फॉर्म होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होगी। तो स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, जो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात सुन ले, आयनिक बॉन्ड एक्चुअल में कोई बॉन्ड होता ही नहीं है। आयनिक बॉन्ड कोई भी बॉन्ड नहीं होता। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो एक मेटल आयन और एक नॉन मेटल के आयन के बीच में लगती है, और इसीलिए इसका जो नेम है एक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ड्यू टू इट्स फोर्स बिटवीन कैटायन एंड एनायन। और उस फोर्स का नेम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम एग्जांपल लेते हैं NaCl का। अब आपने कभी इस NaCl में ये बॉन्ड लगा हुआ देखा है? बिल्कुल भी नहीं देखा, क्योंकि बॉन्ड होता ही नहीं है। आयनिक बॉन्ड कभी भी ये बॉन्ड होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, नोट करें इससे। अगर NaCl की बात करें, एक आइसोलेटेड जो भी एटम है सोडियम का, जिसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। और इसका जो ऑक्टेट है वो क्या हो गया? कंप्लीट, क्योंकि इसने आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर दिया? लूज कर दिया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन जिसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। और ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन, और क्या बना लेता है? Cl नेगेटिव, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2 8 8। मींस इसका ऑक्टेट भी क्या हो गया? कंप्लीट। इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। अगर ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हम कहें कि स्टेबल हो चुके हैं, मींस इसके भी आउटर मोस्ट में 8 है, इसके भी आउटर मोस्ट में 8 है। अगर ये स्टेबल हो गए हैं,
अगर ये स्टेबल हो गए हैं तो इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा क्यों? क्योंकि हमने कहा था बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब दो एटम के बीच में, दो आयन के बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। लेकिन यहाँ पे तो बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से क्या है, स्टेबल है, और जो स्टेबल है उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। तो बॉन्ड फॉर्म कब होता है, जब कोई एक अनस्टेबल एटम होता है, तो उनके बीच में वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, इसने गेन कर दिया, आयन की फॉर्मेशन कर दी। बट क्या होगा, ये गैसियस स्टेट के अंदर है, और गैसियस स्टेट के आयन कभी भी स्टेबल नहीं होते। दूसरा, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इन दोनों के बीच में अराइज होगी, और जिसके कारण एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड, जो कि एक्चुअल में बॉन्ड नहीं है, वो क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो एक कैटायन और एनायन के बीच में लगती है। मींस एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रही है, उस फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, आयनिक बॉन्ड। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हम इसको EDS से भी रिप्रेजेंट करते हैं, नोट कर लेना। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 7, और एक इलेक्ट्रॉन किसका था, सोडियम का, जो यहां से आया था, और इन दोनों के बीच में क्या लग रही थी, फोर्स लग रही थी। ये तो वो स्ट्रक्चर है जो कि बॉन्ड बनने के बाद में फॉर्म हुआ है। या हम कह सकते हैं कोई ऐसा स्ट्रक्चर बताओ जो बॉन्ड बनने से पहले का हो, तो आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन इधर लूज हुआ है और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो ये तो है बॉन्ड बनने से पहले का स्ट्रक्चर, और ये है बॉन्ड बनने के बाद का स्ट्रक्चर। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हैं जो कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मींस EDS। क्लियर है, ये है दोनों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। दूसरा, दो बातें नोट कर लो, पहला, आयनिक बॉन्ड एक्चुअल में बॉन्ड नहीं है। दूसरा, इसकी किसी तरह की कोई शेप नहीं होती। तीसरा, इसका कोई डायरेक्शन भी नहीं होती, ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। क्लियर, इसका हम एक और एग्जांपल लेते हैं, MgCl2। अगर हम बात करें मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7। मींस इसके दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दोनों क्लोरीन ने क्या कर लिए, गेन कर लिए, और इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। और ये जो स्ट्रक्चर है वो कब का है, ये स्ट्रक्चर जो कि बॉन्ड फॉर्म होने के बाद में बना है। लेकिन अगर हमने बॉन्ड फॉर्म होने से पहले का स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, MgCl, इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने, 7, इसके आउटर मोस्ट में 2, एक बॉन्ड इसको देगा, एक बॉन्ड दूसरे क्लोरीन को। तो ये बॉन्ड फॉर्म होने के पहले का स्ट्रक्चर है, और ये बाद का स्ट्रक्चर है, किसका, MgCl2। मींस ये भी का एक आयनिक बॉन्ड है। दूसरी अगर हम बात करें, जो भी आयनिक बॉन्ड होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठती है कि आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते क्यों हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि Na पॉजिटिव एक गैसियस स्टेट में था, Cl नेगेटिव भी गैसियस स्टेट में था, क्योंकि एक अकेला पार्टिकल था। बट क्या हुआ, इस पॉजिटिव और नेगेटिव में जो फोर्स लगी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से जो मॉलिक्यूल बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा, उसको हम क्या कहते हैं, NaCl। और ये एक आयनिक कंपाउंड है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये किस स्टेट में मिलता है, सॉलिड स्टेट में। और ये दोनों किस स्टेट में थे, गैसियस स्टेट में। और जब दोनों ये आपस में स्टेबल होने के लिए जुड़े, किसके कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, इससे जो एक कंपाउंड बना है, आयनिक कंपाउंड, जो कि सॉलिड कंपाउंड है, और इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है, और ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, किससे, कोवलेंट बॉन्ड से।
नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने नए टॉपिक की इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? आयनिक बॉन्ड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होते हैं, मींस ट्रांसफर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी। अगर हम MgCl2 में इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। और अगर हम बात करें NaCl में तो सोडियम की यहां पे इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? 1 है। हर एक ग्रुप के अंदर इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी अलग अलग होती है। अगर हम ग्रुप फर्स्ट की बात करें तो ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? लिथियम, सोडियम, जिनके आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। इट मींस इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? 1। ग्रुप नंबर 2 में इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है? 2। ग्रुप नंबर 13 में 3। मींस ग्रुप नंबर 13 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी होगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? 3। 14 किसी तरह का आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज भी करता है, गेन भी करता है। बट अगर हम बात करें 15 की तो 15 के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। बट ये इलेक्ट्रॉन को लूज ना करके क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। मींस जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वही उस कंपाउंड की क्या होगी? इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। नेक्स्ट, फैक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। और अगर हम इसके फैक्टर की बात करें तो फर्स्ट जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। मींस अगर हम एग्जांपल लें NaCl का, इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने थे? 1। और अगर हम बात करें मैग्नीशियम क्लोराइड की तो मैग्नीशियम क्लोराइड में इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2। मींस आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन किसमें जल्दी होगी? जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। मींस जो अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी से क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। कौन करेगा पहले अपने इलेक्ट्रॉन लूज? सोडियम, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसका साइज भी क्या है? बड़ा है। मींस इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी। इट मींस ये मैग्नीशियम के मुकाबले, मैग्नीशियम के कंपैरिजन अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से क्या कर देगा? लूज कर देगा। और इसीलिए इसमें आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन क्या होगी? ज्यादा होगी और जल्दी होगी। सेकंड जो इसका फैक्टर है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मींस अगर हम बात करें क्लोरीन है जिसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। और जिसको कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। और गेन करने के बाद में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि हैलोजन की सबसे ज्यादा होती है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। और जिस भी कंपाउंड में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी उसके फॉर्मेशन आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा होगी। तो इसमें फर्स्ट जो रीजन था लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। और थर्ड एंड सो इंपॉर्टेंट, लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी है क्या? थर्ड जो हमारा फैक्टर है लैटिस एंथैल्पी, ये क्या होती है? जब दो गैसियस आयन आपस में जब जुड़ते हैं, आपस में इकट्ठे होते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं हम इसको? लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी जल्दी से फॉर्म होगा। तो आयनिक बॉन्ड किस पर डिपेंड कर रहा है? लैटिस एनर्जी पे। लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड की फॉर्मेशन भी उतनी जल्दी होगी। अगर हम बात करें मेटल और नॉन मेटल की तो मेटलिक करैक्टर जितने ज्यादा होंगे तो लैटिस एंथैल्पी इसमें क्या होगी? इतनी ज्यादा होगी। और नॉन मेटालिक करैक्टर भी जितने ज्यादा होंगे तो जो लैटिस एंथैल्पी होगी वो भी क्या होगी? उसमें ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल NaCl, NaF, NaBr और NaI। और आपसे पूछ जाता है कि इसमें मेटालिक करैक्टर सबसे ज्यादा किसमें है? तो आप देखिएगा कि इसमें मेटल तो सेम है बट और नॉन मेटालिक करैक्टर देखिए तो टॉप टू बॉटम नॉन मेटालिक करैक्टर क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक करैक्टर किसमें है? फ्लोरीन के अंदर। मेटल जमीन में सेम है। तो आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? NaF, then NaCl, then Na
Br and then Na ये क्यों होगा? क्योंकि सभी में मेटल क्या है? सेम है। बट नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें है? फ्लोरीन में, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। हम एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज हमारे पास है लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड। इसमें नॉन मेटल सेम है, मींस क्लोरीन सभी में है लेकिन मेटल अलग अलग है। और हमें पता है कि टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर क्या होते हैं? इंक्रीज। अगर टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कौन करने वाला है? रुबिडियम क्लोराइड। मींस रुबिडियम क्लोराइड के अंदर मेटालिक आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे? ज्यादा होंगे। मेटालिक कैरेक्टर की क्या है? ज्यादा है, इसलिए ये आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन क्या करेगा? ज्यादा। मींस ये आयनिक बॉन्ड किस किस पे भी डिपेंड कर रहा है? मेटल और नॉन मेटल पे भी क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। मींस जिसमें मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे वो आयनिक बॉन्ड उतना ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी वो भी नोट करें। इसकी जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है इसकी फिजिकल स्टेट। आयनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट के अंदर। फर्स्ट जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है? फिजिकल स्टेट। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में। ये सॉलिड स्टेट में क्यों होते हैं? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स, due to strong force between cation and anion। और इस फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इस बॉन्ड का नाम भी क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इसीलिए ये जो आयनिक कंपाउंड है किस स्टेट में मिलते हैं? सॉलिड स्टेट में। सेकंड अगर हम बात करें, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी हाई होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई है। क्यों है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई? क्योंकि ये किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में। और ये सॉलिड स्टेट में क्यों है? ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये सॉलिड स्टेट में क्यों होते हैं? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड आनायन। और इस फोर्स का नेम क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थर्ड अगर हम बात करें इसकी कंडक्टिविटी की, तो ये कंडक्टर नहीं होते। मींस ये क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं। NaCl पुअर कंडक्टर क्यों है? क्योंकि ये किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। और जब हमने इसकी कंडक्टिविटी की बात की थी तो कंडक्टर कौन से होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स या आयंस की मूवमेंट होती है। बट इसके अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी और ना ही आयंस की मूवमेंट होगी, क्योंकि ये किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। अगर हम आयनिक कंपाउंड की कंडक्टिविटी की बात करें तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में आयंस की फॉर्मेशन नहीं करते, इसलिए क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं। बट अगर हम बात करें इसकी कंडक्टिविटी की तो ये कंडक्टर होते हैं ओनली इन मोल्टन और एक्वस स्टेट। मींस अगर कोई भी स्टेट जिसमें NaCl डीकंपोज होके क्या बनाते हैं? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और ये कब बनाएंगे? ये एक्वस स्टेट और मोल्टन स्टेट के अंदर किसकी फॉर्मेशन करते हैं? आयंस की। और इन्हीं आयंस की मूवमेंट के कारण ये कंडक्टर होते हैं। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आयनिक कंपाउंड आर कंडक्टर इन मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन बट नॉट इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयन। बट अगर हम बात करें ये कंडक्टर है इन मोल्टन और एक्वा स्टेट ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ आयन एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयन। क्योंकि एक्वस और मोल्टन स्टेट के अंदर आयन की फॉर्मेशन होगी और उन आयंस की मूवमेंट के कारण ये कंडक्टिविटी भी क्या करेंगे? शो करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी सोल्युबिलिटी की, तो जो आयनिक कंपाउंड है वो सोल्यूबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आयनिक कंपाउंड पोलर होते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? पोलर। और पोलर क्या होते हैं? जिसपे दो पोल होते हैं। मींस एक पॉजिटिव पोल होता है और एक नेगेटिव पोल होता है। और जिसपे अपोजिट पोल होता है उसको हम क्या कहते हैं? पोलर कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जो कि आयन से बनते हैं। और कौन कौन से आयन होते हैं? एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। और दो अगर डिफरेंट टाइप्स के आयन है तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे?
पोलर कंपाउंड बोलेंगे। और पोलर कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वाटर की बात करें तो वाटर भी क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर भी क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। और NaCl सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जिसको हम घर पे भी यूज कर रहे हैं नमक, वो भी क्या है, एक पोलर कंपाउंड है। और पोलर आपस में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। मींस सोल्युबिलिटी का एक बेसिक फॉर्मूला है, लाइक डिसॉल्व लाइक means polar are dissolved into polar water molecules. So on the basis of basic formula like dissolve like, ionic compound are soluble in water because both are polar molecule। और पोलर के अंदर क्या होता है, डिसॉल्व होता है। ये थे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। आज के लिए इतना ही। ये है आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर के अंदर बात करेंगे कुछ और केमिकल बॉन्ड की।